और राजनीति में कब कौन किसको कुचल दे कोई नहीं कह सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, उनको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदा राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने बड़ी गलती कर दी है और शिवराज सिंह चौहान साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान उनके रूप में बीजेपी को, मोदी जी को एक बड़ी गलती, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब क्या ऐसी वजह रही है जिसको लेकर के बातें कही जा सकती हैं? शिवराज सिंह चौहान क्या वाकई बीजेपी को झटका देने के मूड में है? नरेंद्र मोदी जी ने आज जो उनके साथ में किया, वही क्या शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी जी के साथ में करने वाले हैं? एक एक करके कुछ ऐसी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं जो इस बात को पुख्ता करती है, और वो सारी चीजें क्रमशः मैं आपके सामने रखता हूं, और आप समझिए कि कैसे शिवराज सिंह चौहान वो बीजेपी के लिए एक बड़ी भूल साबित हो सकते हैं। याद कर लीजिए शिवराज सिंह चौहान का वो बयान, फिर उसके बाद में मैं आपके सामने रखना शुरू करता हूं कुछ चीजें। वो बयान याद करिए जो चुनाव के समय पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मामा की सरकार फिर से बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, मामा मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि मोदी की सरकार दोबारा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अब मामा की सरकार नहीं आई, तो मामा की सरकार नहीं आई तो क्या मामा मोदी की सरकार भी नहीं आने देंगे, या मोदी की सरकार में अड़चन पैदा कर देंगे, या मोदी के सामने अंदर खाने ही सही मुसीबत खड़ी करने वाले हैं? इन सब चीजों पर बात करेंगे। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शिवराज सिंह चौहान ने की हैं, और सबसे बड़ा संकेत उनके ट्विटर बायो से मिला है। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्विटर बायो में बदलाव किया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन और उस ट्विटर बायो के जरिए आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एक चंद सेकंड की वीडियो क्लिप जो शिवराज सिंह चौहान की पूरी राजनीति की कहानी कह देती है। शिवराज सिंह चौहान यहां पर कहते हुए नजर आए, मित्रों अब विदा, मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। मैं मरना इसका समझूंगा। मतलब ये है, वो मेरा काम नहीं शिवराज है सिंह कि चौहान के अपने दिल लिए में, कुछ मांगने मन में जाने से बेहतर बहुत भयंकर तरीके से पीड़ा है, बहुत जबरदस्त तरीके से शिवराज सिंह चौहान के मन में पीड़ा है, और वो टीस इन शब्दों में बह करके बाहर आ गई है। आप जरा सुनिए एक बार, शिवराज सिंह चौहान की ये बाइट सुनिए, बैक टू बैक 2 बार सुनिए, और शिवराज सिंह चौहान का दर्द आप समझने की कोशिश कीजिए। आवाज में जो दर्द है कि मित्रों अब विदा, मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। इसका मतलब क्या है आगे हम बात करेंगे, लेकिन जरा सुनिए शिवराज सिंह चौहान और उनकी आवाज का जो दर्द है उसको महसूस कीजिए। स्वागत। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। स्वागत। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। स्वागत। और मित्रों अब विदा, जस की तस रख दीनी चदरिया। स्वागत। शिवराज सिंह चौहान का यह कहना अपने आप में आगामी राजनीति की साफ तौर पर एक झलक दिखाता है। यह बताता है कि शिवराज सिंह चौहान वो किस मूड में है, शिवराज सिंह चौहान को मोदी के इस फैसले से कितना धक्का लगा है। और 2 दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है, पर्ची भी शिवराज सिंह चौहान से ही पढ़वाई गई, शिवराज सिंह चौहान ने ही पर्ची पढ़ने का काम किया। लेकिन पर्ची पढ़ने के बाद में शिवराज सिंह चौहान ने अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर जो बातें कही, और वहां पर भी एक लाइन निकल करके जो सामने आई, उस लाइन ने भोपाल से लेकर के दिल्ली तक की दूरी वो खत्म कर दी, जीरो कर दी। शिवराज सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली जाकर कुछ मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा।
और आदमी मरना कब पसंद करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आदमी कब उस पॉइंट पर पहुंचता है जब सारे पॉइंट बंद हो जाते हैं, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब आदमी को केवल और केवल एग्जिट का एक ही रास्ता नजर आता है। वो रास्ता गलत होता है, लेकिन वही रास्ता व्यक्ति को लगता है कि यही रास्ता आसान है, बाकी सब बंद हो चुके हैं मेरे लिए, और आदमी आखिरकार उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। वो गलत होता है, लेकिन आदमी जानते हुए समझते हुए कि गलत है, लेकिन उसके पास में और कोई चारा नहीं होता है, आदमी उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान भी क्या उसी रास्ते पर निकल जाएंगे? क्यों कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि मैं मरना पसंद करूंगा? मैं आपको पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है उसकी भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, और उसके बाद में असली खबर मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, और एक एक करके डिटेल में पॉइंट वाइज मैं आपके सामने वो चीजें रखूंगा जो शिवराज सिंह चौहान जिस राजनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं और बीजेपी को जो नुकसान हो सकता है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और दूसरी बात इसके बाद में चर्चा उन मुख्यमंत्रियों के नाम की भी करेंगे जिनका अब कहीं पर नाम नहीं है, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्यों कह रहे हैं दिल्ली जाने की बजाय मैं, अब जो कुछ कह रहे हैं उनकी जुबानी खुद सुन लीजिए कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम। मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 48 घंटों से करीब या 72 घंटों से हम कहें तो एक बार भी मुस्कुराए, और अकेले में तो शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल नहीं मुस्कुराए हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो लगातार कार्यक्रमों पर थे। वो बुधनी पहुंचते हैं, वो छिंदवाड़ा पहुंचते हैं, समझ लीजिए, इससे अपने क्षेत्र में पहुंचे और जिसको हराया है उसके क्षेत्र में पहुंचे। इसका मतलब यह था कि वो साफ तौर पर संकेत दे रहे थे दिल्ली को कि देखिए मैं पार्टी का वफादार भी रहूंगा और पार्टी के लिए फायदा भी करूंगा, अपने दुश्मनों को हराऊंगा भी। छिंदवाड़ा जाकर के वो संदेश दे रहे थे। लेकिन जो नहीं हुआ वो ये कि पार्टी ने उनकी तरफ, शिवराज सिंह चौहान की तरफ दोबारा पलट करके नहीं देखा। अब मैं कुछ फोटो आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप ये फोटो, 2 फोटो देखिए, बड़े बड़े फोटो कटआउट लगे हैं। और ये कल जब मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जा रही थी मोहन यादव को, और वहीं पर शिवराज सिंह चौहान को बैठाया गया, और ये जो मैदान जिसमें शपथ हो रही थी, मोतीलाल नेहरू परेड ग्राउंड के अंदर ये शपथ हो रही थी। और इसी ग्राउंड के अंदर जो एक पोस्टर लगे हुए हैं, मोदी जी का सबसे बड़ा पोस्टर, और उसके बाद में आप ढूंढते रह जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान का पोस्टर आपको दिखाई नहीं देगा। पहले ही दिन जो सबसे बड़ी बात शिवराज सिंह चौहान को चुभी है वो ये चुभी है, और ये सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। ये अलग अलग एंगल से 2 फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर के मोहन यादव तक के फोटो यहां पर लगे हैं, लेकिन अगर नहीं लगे किसी के फोटो तो शिवराज सिंह चौहान का नहीं लगा। शिवराज सिंह चौहान आज पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। कम से कम मोहन यादव के बाद में ही सही एक पोस्टर तो लगा ही देना चाहिए था। कम से कम शिवराज सिंह चौहान या जिन लोगों को आपने पछाड़ दिया है, जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा था, उनको दरकिनार कर दिया, एक पोस्टर तो लगा ही देते साहब। शिवराज सिंह चौहान का लगा देते, ज्योतिरादित्य सिंधिया का लगा देते, नरेंद्र तोमर का लगा देते। एक पोस्टर तो इन नेताओं का बनता था ना साहब, कि कैसे कैसे किन किन नेताओं को क्या क्या राजनीतिक तौर पर टॉफियां दी गई थी, लेकिन वो टॉफियां कामयाब नहीं हुई, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब जरा एक फोटो और दिखाइए शिवराज सिंह चौहान। इस फोटो को लेकर के आप कह सकते हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान का कद था। लोग हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे, हम मामा को जानते हैं, हमने मामा की वजह से बीजेपी को वोट दिया है, मामा को वोट दिया है, मामा को ही जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये पोस्टर अपने हाथ में लेकर के पहुंचे।
इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। वो तस्वीरें तो मैं आपको दिखाई नहीं रहा हूं जहां पर शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी को घेर लिया गया, उन पर तो हम जा ही नहीं रहे, क्योंकि हमें एक एक करके उन तमाम पहलुओं को टटोलना है और आखिरी तक मैं आपको वहां तक लेकर के चलूंगा जहां पर बीजेपी के वो तमाम मुख्यमंत्री अब गुमनाम गुमनाम एक तरह से वातावरण के अंदर जी रहे हैं। वहां तक मैं आपको लेकर के चलूंगा और शिवराज के मन में भी वही डर है कि मुझे भी इसी तरह से गुमनामी के अंदर तो नहीं डाल दिया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान ये सोच रहे हैं, ये जानते हैं कि अगर उस गुमनामी से अपने आप को बचाना है तो कुछ न कुछ करना जरूर पड़ेगा, वरना आज कौन जानता है कि कौन कौन कहां कहां पर है। और मैं तमाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट आपके सामने रखूंगा। तो ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि हम मामा को जानते हैं, मामा की वजह से वोट दिया है। अब आप देखिए शिवराज सिंह चौहान का ट्विटर हैंडल का फोटो, शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल का फोटो जरा दिखाइए। शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर का जो बायो होता है उसमें चेंज कर दिया है। और क्या लिखा है शिवराज सिंह चौहान ने, ये जरा देखिए। मामा, भाई और मामा, भाई और मामा, मतलब ये कि दिल्ली की तरफ शिवराज सिंह चौहान नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को कब कब दिल्ली भेजा गया, क्या किया है, वो सारी चीज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने ट्विटर बायो के जरिए दिल्ली को यह संदेश दे रहे हैं कि भाई और मामा, बस मेरी राजनीति यहीं पर है और आपने मेरे को ये मामा और भाई वाले राजनीति से दूर कर दिया। देखिए, भाई और मामा का रिश्ता जो है वो सदा बना रहता है, लेकिन कोई भी रिश्ता तभी तो चलता है, या कोई भी रिश्ते में हम अपने परिवारजनों का, परिजनों का तभी तो फायदा कर सकते हैं जब हम खुद फायदे में हो। और हमारे ही पल्ले कुछ नहीं है तो हम किसी दूसरे को क्या देंगे। मामा के ही पास कुछ नहीं होगा तो मामा भांजे को क्या देगा, भाई के पास में ही कुछ नहीं होगा तो भाई बहन को क्या देगा। तो वैसी स्थिति में तो वही उनसे मांगने की वो उम्मीद करेगा। तो ये ट्विटर का जो बायो है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, भाई और मामा। और अब मैं आपको जो मैं बता रहा था पॉइंट वाइज एक एक करके वो तथ्य आपके सामने रखता हूं जिसके जरिए पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अब जरा दिखाइए क्या क्या वो संभावनाएं हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो शिवराज सिंह चौहान अब कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान अब क्या फैसला लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। बायो में जो बदलाव किया गया है, जो फोटो मैंने अभी दिखाई है, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू होने लगी है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे, दिल्ली नहीं आ रहे हैं इसीलिए बदलाव किया है क्या। इसी तरह की तमाम चर्चाएं शिवराज सिंह चौहान को लेकर के शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के एक्स में, यानी ट्विटर में, जो पहले ट्विटर था वो अब एक्स में बदली हो गया है, एक्स में बायो में बदलाव को लेकर के राजनीतिक हलकों में अब चर्चाएं हो रही है। और कुछ लोग इसे शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली की राजनीति में नहीं जाने के रूप में देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए बदलाव करके अपनी तरफ से एक संदेश दे रहे हैं। जबकि कुछ लोग इसे एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं कि देखिए मैंने एक मुकम्मल तौर पर एक रिश्ता निभाया मामा और भाई का, और अब मैं आगे काम करूंगा, आगे की राजनीति करूंगा। कुछ लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं। इसके बाद में अगला जो है वो आगे क्या क्या बिंदु है वो जरा सामने लेकर के आइए, फिर उन पर हम लोग बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान इसके बाद में अब और क्या कर सकते हैं, उनके पास में और क्या संभावनाएं हैं या शिवराज सिंह चौहान को लेकर के दिखाइए, जरा बदलिए। तो बायो में बदलाव को लेकर के शिवराज सिंह चौहान संदेश देना चाहते हैं। अपने ट्विटर में बदलाव करते हुए केवल मामा और भाई लिखा है, पार्टी का जिक्र नहीं किया है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने इसके जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो एक आम आदमी है, राज्य के लोगों के लिए केवल भाई और मामा है और प्रदेश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहे। मतलब वो अपनी तरफ से संदेश दे रहे हैं कि भाई मैंने जो कुछ करना था वो कर दिया है, मामा और भाई का हमारा रिश्ता बना रहेगा, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूं, ना मैं कहीं पर जा रहा हूं, मेरी यही राजनीति थी, मैं यहीं पर सिमट रहा हूं। एक एंगल इसका ये भी हो सकता है। इसके बाद अभी देखिए, जेपी नड्डा से कल एक चैनल में पूछा गया, जेपी नड्डा का कल एक चैनल पर इंटरव्यू हो रहा था और जेपी नड्डा से पूछा गया शिवराज और वसुंधरा
के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो जेपी नड्डा ने क्या कहा? उनसे पूछा गया शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, वसुंधरा राजे को लेकर के, तो सवाल पूछा गया तो उसके बाद में जेपी नड्डा का वहां पर जवाब आता है कि ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता भी बीजेपी एक साधारण कार्यकर्ता का भी उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। तो ये हमारे वरिष्ठ नेता है, इन्हें भी हम काम सौंपेंगे, इन्हें इनके कद के हिसाब से काम सौंपेंगे और अच्छे काम में लगाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि एक चैनल में जब शिवराज जेपी नड्डा से सवाल पूछा गया कि आप क्या करने वाले हैं, क्या भूमिका रहेगी अब वसुंधरा राजे की, क्या भूमिका रहेगी शिवराज सिंह चौहान की, तो जेपी नड्डा कहते हैं कि बीजेपी तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी भरपूर प्रयोग करती है, उपयोग करती है, और हम भी इन नेताओं को जो है अच्छी जगह पर लगाएंगे, ये तो काबिल नेता है। मतलब ये हुआ कि एक ऊपरी तौर पर उन्होंने जो राजनीति के अंदर जो बयान दिए जाते हैं, डिप्लोमेटिक होकर के जिस तरह से जवाब दिए जाते हैं, वो जवाब जो है यहां पर देने की इन्होंने कोशिश की है। लेकिन क्या वाकई पार्टी यही सोच रही है जो जेपी नड्डा कह रहे हैं? सवाल ये भी रहेगा। आगे दिखाइए। जब इनसे सवाल पूछा गया कि वसुंधरा शिवराज सिंह चौहान से बात करते हैं, उनकी तरफ से बागी तेवर देखने को मिलते हैं, तो जेपी नड्डा ने कहा कि इसको ह्यूमन एंगल समझ करके, ह्यूमन एंगल से डील करना बीजेपी कार्यकर्ताओं को आता है। जब मैं ये काम करता हूं तो सबसे पहले ऐसे वातावरण बनाते हैं जैसा मैंने महसूस न हो, जैसा उन्हें की महसूस न हो। उन्होंने कहा कि जब दिक्कत आती है, जब आपके इरादे कुछ और हो, एजेंडा कुछ और हो और आप बोल कुछ और रहे हो, लेकिन हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं। जब सवाल ये पूछा गया आगे बढ़कर के कि शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे रमन सिंह हो, उनसे जब भी पत्रकार बात कर रहे हैं तो उनकी तरफ से बागी तेवर देखने को मिलते हैं। इसके जवाब में नड्डा कहते हैं कि ये मानव का स्वभाव है और उसी तरह से बीजेपी इनसे डील करेगी। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि दिक्कत जब ये होती है कि जब आपके मन में कुछ और आप बोल कुछ और रहे हो। मतलब अंदर खाने नड्डा को भी इस बात का पता है, बीजेपी को भी इस बात का पता है कि इतना आसान तो नहीं है इन लोगों को मनाना, और इतनी आसानी से ये माने भी नहीं है। वो बात अलग है कि किसी ने खुल करके बगावत अभी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से फैसले हुए हैं उसको लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं एक अंदर खाने टीस जरूर है। लोगों के अंदर, ये जो तीनों नेता हैं यहां पर, इनके अंदर एक टीस जरूर है। आगे दिखाइए। और जिस दिन से शिवराज सिंह चौहान के नाम का ऐलान हुआ है वो हताश नजर आ रहे हैं, और जब ऑब्जर्वर निकल आए तब भी उनके सामने शिवराज सिंह चौहान नाराज थे। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो शिवराज सिंह की राजनीति को लेकर के आप समझ सकते हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी के कार्यक्रमों में अक्सर शिवराज सिंह चौहान वो जोश से लबरेज होते थे, मुस्कान उनके चेहरे पर होती थी, एनर्जी होती थी, पूरे चुनाव में एनर्जी रही उनकी, लेकिन अब एनर्जी नहीं थी। और जब वो ऑब्जर्वर के सामने बीजेपी ऑफिस में बैठे थे तो वहां पर भी नेताओं के बीच में वो सबसे अधिक मायूस दिखे। जो 9 नेता वहां पर स्टेज पर थे उनमें सबसे ज्यादा, कुल 9 नेता वहां पर बैठे हुए थे, और 9 नेताओं में सबसे ज्यादा मायूस जो है वो दिख रहे थे। और अगर पिछले कई सालों की बात करें, बीते कई सालों की बात करें, तो शिवराज सिंह चौहान इस तरह से मायूस, इस तरह से उनके चेहरे के रंग उड़े हुए दिखाई नहीं दिए। ये एक सच्चाई है। आगे दिखाइए। और शिवराज सिंह चौहान इसके बाद में क्या फैसला कर सकते हैं, अब इस पॉइंट पर आइए, इसको समझिए। इनके इस्तीफे के बाद में चर्चा ये हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो जाएंगे। ये अलग अलग जो है वो संभावनाएं हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। एक चर्चा यह है कि शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो जाए। एक चर्चा यह है कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से पहले उनको दी जाए। एक चर्चा यह भी है कि यह जिम्मेदारी होगी केंद्र की सरकार में, नरेंद्र तोमर के इस्तीफे के बाद में उनको कृषि मंत्रालय दे दिया जाए। अटकलें हैं कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में नरेंद्र तोमर की जगह पर उनको जगह मिल सकती है। नरेंद्र तोमर अब एमपी में विधानसभा के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, ये भी आपके सामने जानकारी है। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि शिवराज सिंह चौहान क्या इस बात के लिए तैयार होंगे, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है।
और शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ करते हैं इस पर नजर रहेगी। आगे दिखाइए। हालांकि अटकलें ये भी है कि उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना करके राजनीतिक पारी को विराम दे दिया जाए, मतलब कि अब राज्यपाल बना दिया जाए। वहीं इसके लिए शिवराज सिंह चौहान तैयार होंगे यह भी मुश्किल है, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति करना चाहते हैं। वो मुझे लगता है कि राज्यपाल की बजाय वो घर बैठ जाएंगे शायद, क्योंकि राज्यपाल तो कम से कम अभी 4-5 साल बाद में बनेंगे वो, अगर बनना भी चाहेंगे तो। वह लगातार मिशन 29 के लिए जुटे हुए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि मैं मध्य प्रदेश को छोड़ करके नहीं जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको दिखाया है मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 29 सीट जीत करके उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के गले में डालूंगा। तो मतलब ये बातें जो शुरुआती तौर पर कही जा रही है, आखिरी संभावनाएं तलाशने की भी जो है बातें होती हैं, तब भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, क्योंकि आदमी ये देखता है कि मैं अपनी तरफ से पहल नहीं करूं, दूसरी तरफ से अगर कुछ होता है तब मैं फिर इस पर रिप्लाई करूंगा। आगे, और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में जो अटकलें हैं वो ये है कि चर्चा ये भी है कि संगठन में उनको कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए। ये भी माना जाता है कि उन्हें जो है वो अध्यक्ष बना दिया जाए, जेपी नड्डा की जगह पर उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। 2018 का जब विधानसभा चुनाव में हार हुई थी तो पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया था, और इसके बाद उन्हें सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया। जो बीजेपी ने जो मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने का अभियान चलाया, उसका जो है इनको राष्ट्रीय प्रभारी बनाया गया था। उस समय शिवराज सिंह चौहान वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के फैसले के खिलाफ भी नहीं जा सके थे। मतलब थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी। शिवराज सिंह चौहान को लगा था कि भाई 5 साल के लिए तो कम से कम सरकार चलेगी ही, लेकिन उनको कहां मालूम था कि मोदी शाह कम से कम सरकार वापसी चाहते हैं, और सिंधिया से भी बात कर ले जाएंगे, जो आपके विरोधी हैं, जिनको आपने पता नहीं क्या क्या कहा है, उन्हीं के जो है वो बगल में आपको बैठा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हुई, और उसके बाद कैसे लॉकडाउन से पहले चीजें बदली, तो ये सारी चीजें हैं। अब गौरतलब यह है कि दिल्ली पर उनकी निगाहें टिकी है। शिवराज सिंह चौहान के भविष्य पर क्या फैसला होता है ये दिल्ली फैसला करेगी, और भोपाल में रहते उन्होंने अपने लिए घर तैयार कर लिया था, और साथ ही उन्होंने संकेत दे दिए थे कि लाडली बहनों को भी कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें बहुत याद आऊंगा। तो ये सारी बातें हैं जो शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को लेकर के कही जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से वो मुख्यमंत्री जो बीजेपी में एक वक्त में सबसे बड़े छत्रप के रूप में राज करते थे, एक वक्त में बीजेपी को बड़े जबरदस्त तरीके से उनको फायदा बीजेपी को दिलवाया, और उसके बाद में जो चीजें हुई वो आपके सामने। उमा भारती, एक बड़ा चेहरा उमा भारती, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 2003 में विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा। बीजेपी को पूर्ण विश्वास था कि सरकार को चलाने का जनादेश मिला है, और उमा भारती सूबे में पहली मुख्यमंत्री बनती है। हालांकि 8 महीने वो इस पद पर रही, और कर्नाटक कोर्ट में गिरफ्तारी के वारंट के बाद में सीएम की पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके बाद में यूपी से भी बीजेपी ने टिकट देकर के विधानसभा वो पहुंची, केंद्र की राजनीति भी की, मोदी सरकार में मंत्री भी रही, बीच में बगावत करने की भी जो है खबरें लगातार उमा भारती की तरफ से आती रही, लेकिन उमा भारती फिलहाल हाशिए पर चल रही है। ये एक आखिरी अंतिम सत्य है उमा भारती के लिए। मतलब कि जो महिला उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी, और वो महिला आज हाशिए पर है। 2003 से और आज 2023 में हम खड़े हैं, 20 साल में उमा भारती का कैरियर पूरी तरह से आज हाशिए पर है। और मुझे नहीं लग रहा है, हालांकि उमा भारती बार बार ताल ठोकती है कि वो सीएम बनेंगे, अगली सीएम बनेंगी, लेकिन उमा भारती का ऐसा लगता है कि अब टाटा बाय बाय हो चुकी है। उनका बोरिया बिस्तर मोदी जी अपनी तरफ से बांध चुके हैं। अब वो चाहे तो बोरिया बिस्तर दिल्ली में रख करके अब धरना प्रदर्शन कर लें, चाहे अपना सम्मानजनक तरीके से अपने बंगले पर अपने बोरी बिस्तर को रख लें। ये एक तरह से दिल्ली से, अगर हम मोटे तौर पर कहें, एक गांव देहात की भाषा में आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूं, तो शायद यही शब्द है जो उमा भारती की राजनीति में बचे हुए। खैर, आगे देखिए, भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी के एक ऐसे ही और मुख्यमंत्री, 2002 में वो उत्तराखंड के
चुनाव में बीजेपी की हार के बाद में विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। भगत सिंह कोश्यारी सीएम पद से हटने के बाद में 2007 से और 2009 तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे। भगत सिंह कोश्यारी का फोटो दिखाइए। और उसके बाद में 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से ही उन्हें राज्यसभा सदस्य और 2014 से लोकसभा में नैनीताल से उनको सांसद बनाया गया। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया और राज्यपाल पद के हटाने के बाद में वहां से बड़ी किरकिरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी बातें भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के कही और अब भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के अब आखिरी खबर यही है कि भगत सिंह कोश्यारी की किसी हाल में कहीं पर भी कहीं किसी स्थान पर वापसी की कोई संभावना जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। भवन चंद्र खंडूरी ये जो है मेजर जनरल से रिटायर हुए और उसके बाद में भवन चंद्र खंडूरी को 2007 से 2009 तक और फिर 11 से 2012 तक 2 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पद से हटने के बाद में खंडूरी को लोकसभा का सदस्य बनाया गया, लेकिन फिलहाल खंडूरी सन्नाटे में है। कोई खैर खबर नहीं है। आप तो इस चेहरे को भूल सक भी गए हो कि ये चेहरा कोई मुख्यमंत्री भी रहा है, बीजेपी में कद्दावर नेता भी रहा है। और एक और चेहरा, ताजा चेहरा लेकिन अब हाशिए पर है, रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। सीएम पद से हटने के बाद में केंद्र की राजनीति में एक्टिव हो गए और रमेश पोखरियाल निशंक कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। फिलहाल वो सांसद हैं लेकिन सन्नाटे में है। रमेश पोखरियाल निशंक के एक आध बार कभी कभी किसी बयान को लेकर के चर्चा हो जाती है या वो अपनी बेटी को लेकर के फोटो डाल देते हैं कि मेरी बेटी ने विदेश में ये उपलब्धि हासिल की है, ये डिग्री हासिल की है, तो वो सारी चीजें। बाकी राजनीतिक तौर पर मोदी जी के साथ में कोई फोटो आती हो, कभी उनको कहीं पर बुलाया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 2017 से 2021 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड में चुनाव से करीब 1 साल पहले बीजेपी ने सीएम बदल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम हो गए। फिलहाल वो संगठन में है और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद में बीजेपी की तरफ से चलाए गए कुछ अभियानों को जिम्मेदारी उनको दी गई। बाकी कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके पास में नहीं है। एक तरह से सन्नाटे में ही उनको धीरे धीरे धकेला जा रहा है, ये आप कह सकते हैं। तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र रावत को हटाने के बाद में सीएम बनाए गए थे। 2021 में वो केंद्र की उत्तराखंड की सत्ता पर मुख्यमंत्री के रूप में गए, उनको बैठाया गया। लोकसभा के सदस्य रहे, उत्तराखंड के सीएम बने और फिर इनकी टाटा बाय बाय हो गई और टाटा बाय बाय होने के बाद में अब वो एक केवल लोकसभा के सांसद हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये तीरथ सिंह रावत और रघुबर दास। अगर रघुबर दास की बात करेंगे तो रघुबर दास जो है वो 2014 से लेकर के 2019 तक 5 साल तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी चुनाव हार गई, सूबे में सरकार चलाने का जनादेश अभी हेमंत सोरेन को मिला और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद में रघुबर दास को कुर्सी छोड़नी पड़ी और वो राजनीति में थोड़ा बहुत अपनी तरह से सक्रिय थे। अब राजनीति में एक संवैधानिक पद पर उनको बैठा दिया गया है, ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन झारखंड की राजनीति में जो व्यक्ति 2019 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, अब वो झारखंड की राजनीति से पूरी तरह से दूर कर दिए गए। आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के बाद में 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए थे तो उसके बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और गुजरात में सरकार की कमान इनको दी गई आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल जो है थोड़े समय के लिए इस पद पर रही और अब जो है फिर इनको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बना दिया गया। बीच बीच में योगी आदित्यनाथ को लेकर के खबरें वो फोटो में आनंदीबेन पटेल दिखाई देती हैं। बाकी वैसे आप समझिए राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अब इनकी पारी एक तरह से ये आखिरी ही मान करके चलिए। इसके बाद में आगे कोई पारी या राज्यपाल के तौर पर भी इनको रिपीट करने की कोई तैयारी वो दिखाई नहीं देती है। विजय रूपाणी को लेकर के बात करेंगे तो विजय रूपाणी 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। सीएम पद से हटने के बाद में वो थोड़ा बहुत अपना सक्रिय है, राजनीति में कभी कभी दिखाई देते हैं
अभी वो पंजाब और चंडीगढ़ के प्रभारी के तौर पर उन्होंने बीजेपी को उनको जो है वो रखा हुआ है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ भूमिका उनकी है नहीं। और पंजाब और चंडीगढ़ में बीजेपी का क्या ही वजूद है, ये भी आप समझ सकते हैं। अगर किसी बड़े राज्य का प्रभारी बनाया जाए तो समझ में आता है कि हाँ, उनकी कोई सही तौर पर जो है उनको उपयोगी तौर पर उनको रखा गया है, तब तो समझ में भी आता है। लेकिन यहाँ पर पंजाब और चंडीगढ़ में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि सन्नाटे में है। और इसके बाद में असम से एक और मुख्यमंत्री का चेहरा आप याद करिए, नाम देख, फोटो देख करके आप कोशिश करिए कि इनको आप पहचान सकते हैं क्या। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब इनको शायद पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन यही सबरदानंद सोनोवाल 2016 से 2021 तक पूरे 5 साल असम के मुख्यमंत्री रहे। 2021 में विधानसभा चुनाव जीत करके बीजेपी ने लगातार दूसरी बार इनकी सरकार बनाई, बीजेपी की सरकार इन्होंने दूसरी बार बनवाई। लेकिन सबरदानंद सोनोवाल की जगह पर हेमंता बिस्वा शर्मा को बैठा दिया गया। और हेमंता बिस्वा शर्मा को पता है कि कैसे मोदी जी की गुड बुक में रहना है, कैसे सुर्खियों में रहना है, और वो दोनों काम बखूबी कर रहे हैं। इसके बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा की को मुख्यमंत्री बना दिया गया, और दिल्ली की सियासत में जो है वो अब सबरदानंद सोनोवाल जो है वो एक्टिव है। अब विप्लव देव कुमार सिंह, ये देखिए आप, अगले जो मुख्यमंत्री हैं, 2018 से 2022 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे। 4 साल बाद में सीएम पद से हटना पड़ा, और त्रिपुरा से अब बीजेपी के बस सांसद हैं। बाकी हरियाणा में प्रभारी वगैरह का या वहां पर कुछ कुछ जिम्मेदारी कभी कभी दे दी जाती है, लेकिन वहां पर भी कुछ बड़ी जो है इनकी भूमिका दिख नहीं रही है। बीएस येदियुरप्पा इस कड़ी में सबसे आखिरी नाम, जो बीजेपी ने अभी अभी ताजा कर्नाटक के चुनाव के बाद टाटा बाय बाय जिनसे हुई है, बीएस येदियुरप्पा। तो बीएस येदियुरप्पा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर थे, लेकिन हटा दिया गया, बसवराज बोम्मई को लाया गया और इनको साइडलाइन कर दिया गया। बसवराज बोम्मई बुरी तरह से हार गए, और अब जो है येदियुरप्पा संन्यास का ऐलान पहले ही कर चुके थे। उनके बेटे को अब जो है वो एडजस्ट जरूर किया गया है, बेटे को पार्टी का अध्यक्ष वहां पर जरूर बनाया गया है। लेकिन इस बात से येदियुरप्पा कितने खुश होंगे, या येदियुरप्पा क्या उस बात को भरपाई के तौर पर मान करके दोबारा से वो राजनीति में उनका वही कद मिल पाएगा, या उनके बेटे को भी कुछ समय जिम्मेदारी दे दी गई है और उसके बाद में कह दिया जाए कि आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, या पार्टी के अंदर ये गुट एक्टिव कर दिया जाए। ये राजनीति बड़ी निर्मम होती है, पार्टी के अंदर एक ग्रुप एक्टिव किया जा सकता है, कुछ नेताओं का ग्रुप एक्टिव कर दिया जाए दिल्ली के कहने पर, कुछ नेता वहां पर कहने लगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, नेताओं से नहीं मिलते हैं, तालमेल की कमी है, अनुभव की कमी है, और इसके बाद में 4-6 महीने बाद हो सकता है कि इनकी बेटे को भी हटा दिया जाए। लेकिन सब कुछ कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये तो वक्त बताएगा। और शिवराज सिंह चौहान, जितनी खबरें मैंने पढ़ी हैं और जितनी खबरें आप सुन पाए हैं, जाहिर सी बात है शिवराज सिंह चौहान की राजनीति इन खबरों से कहीं ज्यादा है। 18 साल के मुख्यमंत्री रहे, एक इतना लंबा वक्त शिवराज सिंह चौहान ने, जितना लंबा वक्त हम लोगों को पत्रकारिता में नहीं हुआ है, इससे ज्यादा का वक्त उनको मुख्यमंत्री रहे। तो ये खबरें तो जरूर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई है, ये भी, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि अपने आप को जो है बहुत, मैं जो है बहुत बड़ा जो है वो पत्रकार के तौर पर पता नहीं मठाधीश क्या सिद्ध करके आपके सामने दिखाऊं, वो ठीक नहीं होता है। मुझे लगता है जो रियलिटी है उस पर हम लोग बात करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर जिए हैं, और उससे पहले बीजेपी में कैसे क्या क्या हुआ है, वो शिवराज सिंह चौहान उसके एक तरह से गवाह रहे हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत राजनीति इसी तरह की है जो आज उनके साथ में हो रही है। बहुत नेताओं को, उभरते हुए नेताओं को शिवराज सिंह चौहान ने भी किनारे लगाया है। तो आज वो सारे दिन शिवराज सिंह चौहान को याद आ रहे होंगे, और शिवराज सिंह चौहान हमसे आपसे कहीं ज्यादा कल्पना कर पा रहे होंगे कि उनके साथ में क्या क्या हो सकता है, और उनके दिमाग के घोड़े हमसे आपसे कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहे होंगे कि उनके पास में अब क्या क्या ऑप्शन है और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के बयान निकल करके सामने आए, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने जो बातें कही, और उसके बाद में हम जो उदाहरण देखते हैं, उनसे तो साफ तौर पर यह लग रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मामले में बड़ी चूक कर दी। बीजेपी जितना समझ रही है, मामला उतना आसान लगता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान को क्या वाकई बीजेपी एडजस्ट कर देगी, या बीजेपी को ही शिवराज सिंह चौहान वो एडजस्ट कर दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल आप बताइए, आप किसको किस तरह से देखते हैं।
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान वो शांत हो जाएंगे या शिवराज सिंह चौहान बगावत कर सकते हैं, या शिवराज सिंह चौहान ना बगावत करेंगे ना शांत होंगे और अंदर खाने उनका ऑपरेशन चलता रहेगा और नीचे ही नीचे जड़े काटने का, जड़े खोदने का जो राजनीति के अंदर एक भयंकर तरीके से काम किया जाता है, वो काम शिवराज सिंह चौहान करेंगे और 2024 में मोदी जी को पता चलेगा कि आपने क्या किया है और क्या आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।